जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो। अभी मैं आपको कुछ नौकरी और कैरियर से संबंधित कुछ नई बात बताने वाला हूँ। कृपया मेरा जो नए लोग वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दें सब्सक्राइब में, और लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। साथियों, मैं ये कहना चाह रहा था कि आजकल विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी समस्या हो गई है। जैसे आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है, ग्रेजुएशन में मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग में बीटेक करा है या बीए करा है, बीएससी, बीकॉम। एमबीबीएस वालों के लिए तो मेडिकल लाइन खुली है। एमबीबीएस के बाद एमएस कर सकते हैं और किसी अस्पताल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे किसी ने इंजीनियरिंग कर रखा है तो वो प्राइवेट कंपनियों में ट्राई कर सकते हैं। अगर सरकारी नौकरियों में अप्लाई करना है, मैं यहाँ पर सरकारी नौकरियों के बारे में बताने वाला हूँ। साथियों, जो मान लीजिए किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है, सरकारी नौकरियों में देखो सबसे पहले चीज़ आती है, एक तो डिफेंस होता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जिसमें एनडीए से और सीडीएस से जाते हैं। और दूसरा जिसका एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करता है। जैसे आपने किसी ने ग्रेजुएशन करा है तो उसमें जैसे मान लिया आपने बीए, बीएससी, बीकॉम कर लिया। अगर आप आगे नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी ढूंढना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ती है। उसके लिए एक होता है यूपीएससी। यूपीएससी को हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग में जो सिलेक्शन होता है उसमें इस तरह की 24 तरह की सर्विसेज होती हैं यूपीएससी में। जैसे बोलो, आवाज़ कम करो अपना। यूपीएससी में 24 तरह की सर्विसेज होती हैं संघ लोक सेवा आयोग। इसमें 24 तरह के विभागों में आपको नौकरियां मिलती हैं। जैसे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना, ये संविधान में भी इसके बारे में आर्टिकल 300 कुछ उसमें दिया हुआ है। जो कहते हैं अखिल भारतीय सेवाएं या ग्रुप ए सर्विस कहते हैं। जैसे कि एक होती है आईएएस, जिसको हम जिससे डीएम एसडीएम बनते हैं। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएफओएस और आईपीओएस और इंडियन आईडीईएस, आईडीएएस, इस तरह की सर्विस होती हैं। बाकी पांडिचेरी और दादरा नगर हवेली में भी सर्विस होती हैं, लक्षद्वीप वगैरह, तो उनको बी ग्रेड की सर्विस कहते हैं। जैसे कि यूपीएससी में जो होती है, जैसे कि 3 अखिल भारतीय सेवा होती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसको हम आईएएस कहते हैं, भारतीय पुलिस सेवा, जिसको हम आईपीएस कहते हैं, और भारतीय वन सेवा, जिसको हम आईएफएस कहते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, सॉरी, एक तो आईएफएस में एक तो आईएफएस होती है और एक आईएफओएस होती है। आईएफ और स्मॉल वाला ओ और फिर एस, कैपिटल में एस, यानी आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। और आईएफओएस एक दूसरी होती है, इंडियन आईएफओएस यानी भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये भारतीय वन सेवा होती है, भारतीय विदेश सेवा। इसमें कंफ्यूज ना हो, एक में आईएफएस होता है, एक में आईएफओएस होता है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। एक भारतीय विदेश सेवा होती है, इंडियन फॉरेन सर्विस, एक होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। ठीक है, ये ग्रुप ए की सर्विसेज होती है। फिर और भी सर्विस होती है, जैसे एक अकाउंट्स के फील्ड में, जिसमें पूरे स्टेट का या केंद्र का, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट और अकाउंट्स से रिलेटेड जो अधिकारी होते हैं, उसमें इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस एक सर्विस होती है, जो पूरे स्टेट का या पूरे कंट्री का अकाउंट संभालते हैं। उसको कहते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। फिर एक रेलवे में होती है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, आईआरटीएस। इसमें रेलवे में अधिकारी इंजीनियर लेवल के, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल से इसने कराया है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना जाता है। तो भारतीय रेलवे करोड़ों लोगों को रेल सेवाएं प्रदान करता है, कैटरिंग और रेलवे सेवाएं। तो रेलवे को भी बड़े अधिकारी संभालते हैं, यूपीएससी से पास आउट होकर जो जाते हैं। एक सर्विस होती है इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस, भारतीय रक्षा संपदा सेवा, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस, आईडीईएस। तो आईडीएस जो सेवा होती है वो होती है जो सेवा होती है रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है, लेकिन इनका जो सिलेक्शन होता है यूपीएससी के थ्रू होता है, यहाँ के अधिकारियों का सिलेक्शन। ये जैसे हमारे देश में क्या है, आर्मी की 62 छावनियाँ हैं, यानी 62 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं अपने देश में। अपने उत्तराखंड स्टेट में जो है 9 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं। अपना इधर जैसे देहरादून क्लेमेंट टाउन है, और रुड़की है, और लंढौर हो गया, और रानीखेत कुमाऊं रेजिमेंट रहती है, इधर लैंसडाउन हो गया गढ़वाल में। इस तरह से 9 रुड़की में है, और देहरादून में, मसूरी में भी कैंटोनमेंट है, नैनीताल में कैंटोनमेंट बोर्ड है। तो इस तरह से जो आर्मी की जहाँ छावनियाँ रहती हैं, जहाँ आर्मी वाले का पूरा एरिया होता है, वहाँ पे आर्मी वालों की बैरिक होती है, वहाँ पे शस्त्रागार वगैरह होते हैं, और आर्मी वालों का सारा जो भी सामान होता है सब वहीं छावनी के अंदर होता है। और वो एक वर्जित एरिया होता है, वहाँ पर सिर्फ आर्मी या उनके परिवार वालों को और वहाँ के संबंधित
लोग ही वहाँ पर उनको प्रवेश मिलता है वहाँ पे। तो आर्मी वालों कैंटोनमेंट बोर्ड जो भारतीय रक्षा संपदा सेवा होती है वो एक जो IDS अधिकारी होता है वो पूरी एक छावनी को संभालता है और उसका प्रबंधन करता है, वहाँ पर रखरखाव भूमि का और उसका व्यवस्था संभालता है। उससे ऊपर एक ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी होता है। तो ब्रिगेडियर जो होता है वो वहाँ का पूरा अध्यक्ष होता है। तो एक छावनी को पूरा एक ब्रिगेडियर के अंडर में चलती है एक छावनी, यानी एक कैंटोनमेंट बोर्ड जो होता है एक ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी होता है आर्मी का, वो उसके अंडर में संभाल होता है। उसके समकक्ष जो होता है उसके साथ जो होता है IDS भारतीय रक्षा संपदा सेवा का अधिकारी होता है। UPSC के द्वारा इसका सिलेक्शन होता है, संघ लोक सेवा की परीक्षा होती है। इसी तरह से ये तो हुआ डिफेंस का, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया। इस तरह से और भी एक इंडियन पोस्टल सर्विस होती है, जिससे पोस्ट ऑफिस में जो बड़े अधिकारी A ग्रेड के जो अधिकारी होते हैं, इंडियन पोस्टल सर्विस होती है IPOS, यानी भारतीय डाक सेवा। तो इसमें पोस्ट ऑफिस में भी जॉब मिलती है UPSC के थ्रू। और इस तरह से जो होती हैं 24 तरह की सर्विसेज होती हैं, आप गूगल में देख लीजिएगा। और इनमें अलग अलग विभागों में और नौकरियां मिलती हैं। ये तो हो गया UPSC। साथियों, अगर ग्रेजुएशन के बाद अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहें तो आप उत्तराखंड में हल्द्वानी बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर हैं। बाकी अगर आप बाहर से करना चाहते हैं तो दिल्ली है, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद में बहुत अच्छी कोचिंग होती है, प्रयागराज में। तो UPSC के लिए एक अलग पूरा बहुत लंबी प्रक्रिया है। 1-1.5 साल कम से कम आपको 1 से 2 साल तैयारी करनी पड़ती है, और तब जाके आप उसमें प्री, मेन और इंटरव्यू 3 राउंड होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा, मेंस और फिर इंटरव्यू। प्रारंभिक पास करने के बाद आप फिर मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं। मुख्य परीक्षा के बाद फिर आप फाइनल इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता है इसमें, ठीक है। अगर UPSC के अलावा एक दूसरी होती है स्टेट PSC। स्टेट PSC यानी इसको कहते हैं स्टेट पब्लिक सिविल सर्विस। तो स्टेट पब्लिक सिविल सर्विस का मतलब हुआ कि या तो इसको स्टेट PSC कहते हैं या फिर इसको कहते हैं PCS, पब्लिक सिविल सर्विस, या तो PCS कहते हैं इसको। हर स्टेट का अपना PCS स्टेट PSC की एग्ज़ाम होता है। स्टेट जैसे कि मान लीजिए RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे उत्तराखंड UK PSC, उत्तराखंड पब्लिक सिविल सर्विस, है ना। मध्य प्रदेश MP PSC, मध्य प्रदेश पब्लिक सिविल सर्विस, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। PSC का मतलब होता है पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे UPSC होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसे ही होता है स्टेट PSC, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें जो हर राज्य का अपनी अपनी परीक्षाएं होती है। इसमें भी 3 राउंड होते हैं, प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू। जो PCS जो अधिकारी होते हैं, इसमें भी बहुत सारी तरह की पोस्ट होती हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा PCS में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। हर राज्य के अपने अपने एग्ज़ाम होता है। ये स्टेट लेकिन इसमें ये होता है कि स्टेट PSC के एग्ज़ाम से जो सिलेक्शन जो अधिकारी लोग बनते हैं, उनका सिलेक्शन अपने ही राज्य में वो लोग सेवा देते हैं। सारा 60 वर्ष तक वो अपने ही राज्य में सेवा देते हैं। लेकिन जो UPSC के द्वारा जिनका सिलेक्शन होता है वो कई राज्यों में उनको सेवा देनी पड़ती है, और क्योंकि वो संघ के द्वारा केंद्र सरकार के एम्प्लॉय होते हैं और वो राज्यों में सेवा देते हैं। लेकिन जो स्टेट PSC का एग्ज़ाम होता है वो अपने ही राज्य में सेवा देते हैं। जैसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम से मान लीजिए कोई DSP बनता है, तो अपने ही पंजाब स्टेट के अंदर वो सेवा देगा। लेकिन जो IPS होगा जो उसमें डायरेक्ट ASP आएगा, तो फिर वो अन्य राज्यों में भी सेवा के लिए उनको भेजा जाता है। तो ये तो हो गया सर, ये तो हो गया स्टेट PSC। और इसमें स्टेट PSC में कौन कौन सी पद होते हैं ये सर मैं अभी आपको बताऊँगा। स्टेट PSC में क्या होता है कि इसमें जैसे मान लीजिए स्टेट PSC में एक पोस्ट होती है इनकम टैक्स ऑफिसर और इनकम टैक्स कमिश्नर। और स्टेट PSC में कौन कौन सी पोस्टें होती है, जैसे कि होता है ना कर अधिकारी होते हैं, जो पूरे ज़िले का कर की व्यवस्था को संभालते हैं, कर का कलेक्शन करते हैं। जैसे एक पोस्ट होती है उसमें एक टैक्स कमिश्नर होता है, और दूसरा होता है RTO रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। RTO जो होते हैं ये भी PCS के द्वारा इनका सिलेक्शन होता है। ARTO RTO जो परिवहन विभाग में, जैसे हम गाड़ी वगैरह खरीदते हैं तो वहाँ पे अपना नेम प्लेट वगैरह और उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनाना, तो ये परिवहन जो अधिकारी होते हैं ये भी PCS अधिकारी होते हैं। सब हर स्टेट के अलग अलग RTO होते हैं। स्टेट पब्लिक सिविल PSC, इनका भी जो सिलेक्शन होता है स्टेट PSC में होता है। एक होता है
आपके डीएसपी, जैसे मान लीजिए पुलिस विभाग में, इसमें एक स्टेट पीसीएस के थ्रू अगर आपने सिलेक्शन लिया तो आप डायरेक्ट डीएसपी बनते हैं, डिप्टी एसपी, तो इससे धीरे धीरे प्रमोशन होता है। और इनकम टैक्स कमिश्नर हो गए, और डीएसपी हो गए, एआरटीओ हो गए, और जिला सेवा योजना अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, और खाद्य पूर्ति अधिकारी, है ना, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, जो राशन कार्ड वगैरह बनवा के लास्ट में संस्तुत करवाते हैं, और वाणिज्य कर अधिकारी होते हैं। और इस तरह के जो स्टेट पीएससी में होती हैं बहुत सारी पोस्टेज होती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश यूपी पीएससी में कम से कम 50-55 तरह की सर्विसेज होती हैं। और भी जो जितने भी राज्य सरकार के जितने भी सरकारी विभाग, जो राज्य सरकार के जो सरकारी विभाग होते हैं, उनके जो निदेशक होते हैं वो भी एक पीसीएस अधिकारी होते हैं। जैसे मान लीजिए सिंचाई विभाग है, जन संस्थान का विभाग है, उसमें जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो पीसीएस रैंक के अधिकारी होते हैं, जो स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करके वो सिलेक्शन लेते हैं। स्टेट पीसीएस से उत्तराखंड पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस, आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, तो हर राज्य के अपने अपना पीसीएस का एग्ज़ाम होता है हर राज्य का। तो इसमें जो जितने भी राज्य में जितने भी विभाग होंगे उस राज्य के जो निदेशक होते हैं, जैसे पेंशन विभाग होता है, पेंशन मंत्रालय होता है, इसमें भी पीसीएस अधिकारी होते हैं राज्य के। तो हर किसी भी राज्य में जितने भी विभाग होते हैं सरकारी विभाग, उसके जो निदेशक पद पर होते हैं वो पीसीएस अधिकारी होते हैं, ठीक है। और यूपीएससी और यूपीएससी से भी सिलेक्शन ले सकते हैं आप, और स्टेट पीएससी से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। दोनों ही अधिकारी पद के सिलेक्शन है, इसमें भी दोनों ही प्रक्रिया में प्री, मेन और इंटरव्यू 3 राउंड होते हैं, और तीनों राउंड में अगर आप सफल हो जाते हैं तो आपको अधिकारी के पद पर आपको नियुक्ति मिल जाती है। यूपीएससी और स्टेट पीएससी के द्वारा इसका सिलेक्शन होता है। जैसे मान लो आप तो ये स्टेट पीएससी और यूपीएससी के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको डिफेंस में, जैसे जो आर्म फोर्सेस होती हैं, अर्धसैनिक बलों में सिलेक्शन कैसे होता है, इसमें भी यूपीएस जो बड़े कमांडेंट के पद पर जैसे आपको जाना है असिस्टेंट कमांडेंट, तो इसमें आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। तो इससे आपको असिस्टेंट कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट और जो अपने अर्धसैनिक बल हैं, जैसे कि बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, आसाम राइफल है, और ये जो जितने भी अर्धसैनिक बल हैं जो अपने देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसमें जो अधिकारी पद पर जो होते हैं, एक तो यूपीएससी के द्वारा सिलेक्शन होता है, जैसे आईपीएस अर्धसैनिक बलों के जो अधिकारी होते हैं उसमें डायरेक्ट सबसे ऊपर जो आईपीएस की लॉबी होती है उसमें इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी आते हैं जो अर्धसैनिक बलों में तैनात होते हैं। बाकी जो राजपत्रित अधिकारी जो बी ग्रेड के होते हैं उसमें भी सिलेक्शन यूपीएससी के थ्रू होता है। जैसे आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनना है या डिप्टी कमांडेंट बनना है तो उसमें भी यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन, तो सेंट्रल आर्म प्रोडक्शन फोर्स सीएपीएफ के, यूपीएससी सीएपीएफ जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है उसके थ्रू सिलेक्शन होता है। तो ये तो वो है अर्धसैनिक। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाने के लिए आपको 12th के बाद एनडीए एग्ज़ाम देना होता है। एनडीए या फिर ग्रेजुएशन के बाद आप सीडीएस के थ्रू भी एंट्री ले सकते हैं। बाकी टेक्निकल स्ट्रीम, जैसे मान लो किसी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है ग्रेजुएशन में, तो इंजीनियरिंग से वो टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के टेक्निकल फील्ड में भी एंट्री होती है, टेक्निकल एंट्री स्कीम भी होती है उसमें। और बाकी मेडिकल के फील्ड में मान लो आपने एमबीबीएस किया है या एमएस किया है तो आप एक डॉक्टर हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के आप मेडिकल कोर में जा सकते हैं अगर आप मेडिकल क्षेत्र से, मेडिकल फील्ड से हैं। और अब उसके अलावा मैं बताता हूँ आपको रेलवे एसएससी, एक एसएससी का एग्ज़ाम होता है। एसएससी के बारे में देखो, एसएससी में 3 तरह के एग्ज़ाम होते हैं। एक तो एसएससी एमटीएस होता है, और एसएससी सीएचएसएल होता है, और एसएससी में एक सीजीएल होता है। एसएससी अर्थात होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की स्थापना 1976 में हुई थी। उसके बाद जो इससे एसएससी के एग्ज़ाम के थ्रू होता है, केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभागों में नौकरियां मिलती हैं। जैसे कि केंद्र सरकार के जो, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, और ये इस तरह के मंत्रालयों में या विदेश मंत्रालयों में जो क्लर्क और अधिकारी के पदों पर नियुक्तियां मिलती हैं एसएससी के थ्रू। कर्मचारी चयन आयोग 3 प्रकार की नियुक्तियां करते हैं। एक तो एमटीएस होता है, एसएससी एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ। इससे क्या होता है, इसका जो क्राइटेरिया हो रहा है 10th लेवल होता है। इससे 10th, अगर आपने 10th पास किया तो एसएससी एमटीएस का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके लिए आपको पहले कोचिंग, कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आप 1-2 साल तैयारी करें, उसके बाद ही एग्ज़ाम दें। ऐसे क्योंकि जो सरकारी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे टफ होते हैं, इसके लिए हमें पहले से प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए। 1-2 साल पहले तैयारी करके रखनी चाहिए। एसएससी एमटीएस होगी, एसएससी सीएचएसएल। एक एसएससी मतलब कर्मचारी चयन, सीएचएसएल
एक होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL, यानी 12th पास अगर आपने किया है तो SSC CHSL का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और तीसरा होता है ग्रेजुएशन लेवल, अगर आपने BA BSc BCom किया है तो SSC CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इससे केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में नौकरियाँ मिलती हैं, जैसे कि CBI ऑफिसर और इनकम टैक्स कमिश्नर, और इसमें और CBI में नौकरी मिलती है। और भी बहुत सारे विभाग होते हैं, जितने भी केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के केंद्र सरकार के जो विभाग और मंत्रालय होते हैं उसमें नौकरियां मिलती हैं। उसमें SSC द्वारा नियुक्तियां होती हैं, जैसे डाक विभाग में नियुक्तियां होती हैं। और आपके मंत्रालय जितने भी होते हैं, कैबिनेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रालय होते हैं, 80-90 विभाग होते हैं, उसके मंत्रालयों में जो विभाग होते हैं 80 विभाग, उसमें नियुक्तियाँ मिलती हैं। क्लर्क लेवल पर CHSL की नियुक्ति होती है, MTS नीचे हवलदार या प्यून लेवल पर, और SCGL में अधिकारी के स्तर पर नियुक्तियाँ मिलती हैं। केंद्र सरकार के मंत्रालय विभागों में मिलते हैं। तीसरा एक चीज़ होता है, एक टेक्निकल स्ट्रीम। मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, इंजीनियरिंग ITI डिप्लोमा है गया, तो उससे आप केंद्र सरकार के जो टेक्निकल विभाग है, जैसे केंद्रीय जल आयोग होता है, CEC सेंट्रल वाटर कमीशन होता है, CWC में नियुक्ति मिलती है। और एक होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई की है तो आप इसमें भी जा सकते हैं। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जो आर्मी की होती है, आर्मी में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस होती है, उसमें टेक्निकल इंजीनियरिंग वालों को सिलेक्शन होता है। एक CPTO जो लोक निर्माण विभाग जो सड़कें, बिल्डिंग, सुरंग, टनल्स वगैरह बनाता है। एक CWC सेंट्रल का केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है, जो सड़कें, सरकारी जो BRO सड़क बनाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़कें, हाईवेज़ बनाता है, बिल्डिंग्स बनती हैं, सुरंग बनती है, टनल्स बनते हैं, और BRO जो बॉर्डर पर सड़कें बनाता है। तो इसमें आप अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ाई करी है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। गोलो आवाज़ कम करो। CWC यानी PWD जो सेंट्रल CPWD यानी एक लोक निर्माण होता है, एक केंद्रीय जल आयोग होता है, और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस होती है। इसमें आप मैकेनिकल से अगर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कोई भी आपको एग्ज़ाम देना है उसमें 1-2 साल पहले तैयारी कर लें उसकी। उसके बाद फिर एक होता है बैंक का एग्ज़ाम। बैंक के एग्ज़ाम में जैसे एक तो क्लर्क लेवल पर होता है, एक अधिकारी में PO लेवल पर होता है, प्रोफेशनल ऑफिसर। उसमें भी बैंक की तैयारी आपको करनी पड़ती है। उसमें भी आपको प्री मेन और इंटरव्यू होता है उसमें भी, बैंक PO में। और बैंक को PO का पेपर काफ़ी टफ आता है, इसलिए आपको उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, कम से कम 1-2 साल तैयारी करनी चाहिए, तभी आप बैंक PO का एग्ज़ाम दें। नहीं तो बिना एग्ज़ाम के अगर आप PO में बैठेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे उसको। बहुत स्पीड और एक्यूरेसी से करना होता है। SSC हो गया, बैंक हो गया। अच्छा, रेलवे में टेक्निकल फील्ड में वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे रेलवे में ITI है, पॉलिटेक्निक किया है, BTech किया है, MTech वालों को उसमें नियुक्तियाँ निकलती हैं अलग अलग, और आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है रिटन एग्ज़ाम देने के लिए, और फिर आपका मेडिकल होता है, फिर लास्ट में आपका सिलेक्शन होता है उससे। तो इसमें मैंने आपको आर्म फोर्सेस डिफेंस के बारे में बता दिया, SSC के बारे में बता दिया, बैंक के बारे में बताया, रेलवे, SSC, बैंक, रेलवे, आर्म फोर्सेस, अर्धसैनिक बलों के बारे में बता दिया, और भी UPSC के बारे में बता दिया, स्टेट PSC के बारे में बता दिया। और ये सर मैंने आपको ये इन सरकारी नौकरियों के बारे में बताया है। अगर आप सरकारी क्षेत्र में अपना भविष्य और अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप इन नौकरियों में कड़ी मेहनत करके और एग्ज़ाम देके और एग्ज़ाम पास करके आप नियुक्ति पा सकते हैं। तो ये मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा साथियों, बिल्कुल बताइएगा। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरे को बहुत चिंता होती है। मेरी तो सरकारी जॉब लग नहीं पाई, मैंने भी काफ़ी कोशिश करी थी, लेकिन मैं भी अब शॉप खोल के बैठता हूँ। मैं उन बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बता रहा हूँ जो लोग आगे सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं। पहले से प्रिपरेशन करें, कम से कम 1-2 साल बहुत जम के तैयारी करें, कहीं से कोचिंग ले लें अच्छी सी, तब जाके आप फॉर्म भरें और उसमें अप्लाई करें। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं और अगर आप मेहनती हैं तो आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।